नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है करण सिंह यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परमाणु और अणु और रसायन अंकगणित। परमाणु और अणु की बात करें तो बच्चों परमाणु और अणु आकार में इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते हैं। अब हम धूल या मिट्टी के कणों को देख पा रहे हैं तो वो क्यों देख पा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों वो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि एक धूल के छोटे से कण के अंदर भी अरबों खरबों की मात्रा में परमाणु या अणु पाए जाते हैं। तो अब लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अगर परमाणु अणु हैं तो क्या हम उनको गिनने बैठेंगे? तो हम उनको गिनेंगे नहीं, उसको हम उनकी संख्या जो है हम ज्ञात कर पाएँगे रसायन अंकगणित की सहायता से जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या सभी पदार्थ या सभी द्रव्य जो हैं उनमें कण पाए जाते हैं? क्या द्रव जो होता है उसमें भी क्या कण या अणु पाए जाते हैं? उनको अलग-अलग क्या हम कर सकते हैं? तो ये किसी भी द्रव्य की जो प्रकृति है उसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो उसके बारे में सबसे पहले हमें बताया भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने। आज से लगभग 3000 साल पहले द्रव्य की परमाणुकीय संकल्पना को उन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि सभी द्रव्य जो होते हैं वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो ये जो संकल्पना है कणीय प्रकृति उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कणाद ने। तो हमारे पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसी भी द्रव्य की परमाणुकीय संकल्पना किसने दी थी? तो आपको लिखना है उसमें आंसर किसने दी थी? महर्षि कणाद ने। नेक्स्ट अगर हम परमाणु के मॉडल की बात करें, परमाणु सिद्धांत की बात करें, तो द्रव्य का परमाणु सिद्धांत, द्रव्य का परमाणु सिद्धांत, परमाणु वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या हुआ? जिसको आगे तोड़ा ना जा सकता हो। तो इसका मतलब परमाणु क्या हो गया? जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी द्रव्य का सबसे छोटे से छोटा कण हो गया, उसको क्या कह देंगे हम? परमाणु कह देंगे। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया कि द्रव्य जो होते हैं, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं और उस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है, तो जॉन डॉल्टन की बात कर रहे हैं तो उनका परमाणु मॉडल पढ़ लेते हैं। उनका परमाणु मॉडल जो है वो किस पर आधारित था? उनका परमाणु मॉडल आधारित था द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित समानुपात के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है और इसी नियम पर आधारित है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। जिसका पहला पॉइंट है कि प्रत्येक तत्व जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और उस सूक्ष्मतम कण को क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट डॉल्टन में क्या कहते हैं? डॉल्टन ने कहा कि निश्चित तत्व के परमाणु जो हैं वो समान होंगे लेकिन किसी दूसरे तत्व से वो बिल्कुल भिन्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के सभी परमाणु जो हैं वो द्रव्यमान या आकार या रासायनिक गुण उनमें सब में क्या होंगे? ये समान होंगे। लेकिन किसी अन्य तत्व का एग्जांपल हम ले, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो कार्बन के परमाणु से बिल्कुल अलग होंगे, चाहे आकार की बात करें, चाहे द्रव्यमान की बात करें, चाहे उनके रासायनिक गुणधर्मों की बात करें। लेकिन हाइड्रोजन के सभी परमाणु आपस में समान होंगे। ये इनका दूसरा जो मुख्य बिंदु था वो कह रहा है। अगला बिंदु क्या है कि जितने भी कण होते हैं या कोई भी परमाणु होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है जिनका अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है। अभिलाक्षणिक द्रव्यमान का मतलब निश्चित द्रव्यमान होता है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि उनके जैसा कोई और नहीं होता। तो ये इनका तीसरा पॉइंट था जो कहता है कि प्रत्येक तत्व का परमाणु जो है वो एक विशिष्ट कण होता है जो कि अभिलाक्षणिक द्रव्यमान रखता है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं डोल्टन जी? डोल्टन जी कहते हैं कि परमाणु जो हैं वो अविनाशी होते हैं। अविनाशी का मतलब क्या हुआ कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो हैं वो अविनाशी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तत्वों के परमाणु जो हैं वो आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर एक अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर अणु का निर्माण कर लिए। और अणु का निर्माण कैसे करें हैं? H2। ये H2 गैस का एक अणु बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? अणु।
तो परमाणु क्या हुआ, अणु क्या हुआ, हमने अलग अलग बात की है। तो इसके बेसिस पर हम परमाणु के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु एक तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण है। सबसे छोटे से छोटा कण का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको आगे हम और तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये प्रूव्ड है कि किसी भी परमाणु को, किसी भी नहीं लेकिन कुछ परमाणुओं को हम आगे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव डिके के बाद, मतलब नाभिकीय विखंडन के बाद थोरियम और हीलियम का परमाणु बनाते हैं। अब यहाँ पे यूरेनियम जो है उसका परमाणु को हम तोड़कर थोरियम और हीलियम बना दिए। लेकिन यूरेनियम के गुण जो हैं ना तो थोरियम में मिलेंगे ना ही हीलियम में बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु को तोड़ने के बाद वो अपनी रासायनिक पहचान खो देता है। तो इनका पॉइंट क्या हुआ, वर्तमान में यह ज्ञात है कि परमाणु जो है वो अविभाजित नहीं है, मतलब उसको आगे विभाजित किया जा सकता है, उन्हें छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रम में होगा क्या, इस प्रक्रम में होगा कि वो अपनी रासायनिक पहचान खो देंगे। जो पहचान उनकी पहले थी वो अब नहीं रहेगी। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ पॉइंट थे, जिसके बाद में हमने परमाणु का एक कंक्लूजन निकाला कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम अणु के बारे में बात करें तो अणु क्या होते हैं, रासायनिक बलों के द्वारा जुड़े हुए कम से कम 2 परमाणु और उनके समूह को हम क्या कह देंगे, अणु कह देंगे। यानी कि एक से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अणु में एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले H2। अब ये H2 एक अणु है हाइड्रोजन गैस का, जिसमें 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, लेकिन दोनों समान प्रकार के हैं, तो ये क्या हो गया, अणु हो गया। अब एक से अधिक प्रकार के का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक प्रकार के, जैसे हम जल के अणु का बात करें तो जल के अणु का सूत्र क्या है, H2O। अब इसमें 3 परमाणु हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। और कितने प्रकार के परमाणु हैं, तो 2 प्रकार के परमाणु हैं। 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 2 प्रकार के परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अणु में क्या हो सकता है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक परमाणु होंगे। तो ये हमने बात की किसकी, अणु की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तत्व। तत्व क्या होते हैं, तो तत्व में बिल्कुल शुद्ध अभिकर्मक होते हैं। शुद्ध का मतलब कि एक ही प्रकार के परमाणु उसमें होंगे, एक से अधिक परमाणु होंगे लेकिन सभी का प्रकार एक ही होगा। तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की बात करें, धातु में जैसे हम लेते हैं लोहा, आयरन। आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। कोबाल्ट जैसे ले लिया, कॉपर जैसे ले लिया, चांदी मतलब सिल्वर, Ag। ऐसे हम अधातु भी ले सकते हैं। अधातु में जैसे हम कोई गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लिया हमने, हाइड्रोजन गैस ले लिया हमने, क्लोरीन गैस ले लिया हमने, नाइट्रोजन गैस ले लिया हमने। तो जैसे नाइट्रोजन गैस की बात करें तो इसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होंगे, मतलब N होंगे सभी में। उपधातु, उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु हैं। इनमें सभी में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, परमाणु, अणु और तत्व की। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला, इनका कंक्लूजन ये निकला कि परमाणु जो होते हैं वो किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु। अणु की बात करें तो अणु क्या होता है, अणु में एक से अधिक परमाणु होते हैं, समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये हमने कंक्लूजन क्या निकाला, सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण क्या हो गया, परमाणु। ठीक है। अणु क्या हुआ, एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। इसके बाद में तत्व किसको कहते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के
परमाणु। तो ये हमारा कंक्लूजन किसके बारे में निकल गया? परमाणु, अणु और तत्व के बारे में। अब परमाणु, अणु, तत्व की तो बात हमने कर ली। अब हमने देखा था कि एक छोटे से कण में ही परमाणु या अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा अरबों खरबों में होती है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम करते हैं मोल संकल्पना के सहायता से। तो मोल संकल्पना क्या होती है, इनको किस में तोलते होंगे, उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक इकाइयां। मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी दुकान पर जाते हैं, हमें आटा चाहिए, तो आटे के लिए हम क्या बोलेंगे, कैसे कैसे लेंगे हम? ऐसे तो कहेंगे नहीं कि भैया 1 लीटर आटा दे दो या 1 किलोमीटर आटा दे दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी इकाइयां समरूप रहें, पूरे विश्व में समरूप रहें। पूरे विश्व में समरूप रहें इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने आटा लिया 1 किलो और उसी आटे को हम दिल्ली जाकर या और कहीं जाकर देख रहे हैं कि 2 किलो हो रहा है, तो वो समरूप बना रहे, वो मात्रा समरूप बनी रहे, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस है, जिसने क्या किया कि समरूप इकाइयों की पद्धति के लिए एक पद्धति प्रस्तुत की जिसका नाम है मैट्रिक पद्धति। मैट्रिक पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि आपस में जो इकाइयां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, वो एक दूसरे से 10 की घातों में गुणज के द्वारा संबंधित होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें 1 केजी। 1 केजी का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम यानी कि 10 की घात 3 ग्राम। तो ये 10 की घातों में गुणज के रूप में आपस में संबंधित होती हैं भौतिक राशियां या भौतिक इकाइयां। तो ये किसने दिया था? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। तो कुछ इसमें से 7 मूल इकाइयां दी हैं। 7 मूल इकाइयां कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। 7 मूल इकाइयां हैं। इकाई की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उनके प्रतीक हैं और उनकी इकाइयों का नाम है, जो कि हम आगे सारणी में पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लें हम लंबाई, तो लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, और इसका संकेत क्या है? स्मॉल m। ऐसे ही बात करें द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में, किलोग्राम में, और इसका मात्रक क्या है? संकेत क्या है? केजी। ऐसे ही समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में, और उसका संकेत क्या है? स्मॉल s। ऐसे ही विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या है? एम्पियर, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। नेक्स्ट ताप। ताप की इकाई का मात्रक क्या है? केल्विन, और केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। नेक्स्ट है तत्व की मात्रा, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, उसका संकेत क्या है? उसका मोल, MOL, और मात्रक का नाम क्या है? मोल। ठीक है, नेक्स्ट आती है 7वें नंबर की प्रदीप्त गहनता। प्रदीप्त गहनता की इकाई क्या है? कैंडेला, और किससे संकेत किया जाता है? CD से। तो ये हमारी 7 मूल इकाइयां थी किसी भी पदार्थ को मापने के लिए जो काम में ली जा रही थी। अब हमने अभी देखा था कि 10 की घातों के गुणज के रूप में ये आपस में संबंधित होती हैं, तो इनको भी जैसे हमारे पास मोल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसको 10 की घातों के गुणक के रूप में काम में लेंगे, तो वो हम उनके लिए कुछ पूर्व लगन काम में लेते हैं। तो वो पूर्व लगन क्या होते हैं वो आगे हम देख लेते हैं। मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्व लगन। मात्रकों के साथ प्रयुक्त पूर्व लगन एसआई पद्धति गुणक प्रतिपादित करती है, जैसे 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, ऐसे ही 10 की घात -3, -6, -9। तो ये इस प्रकार की घातें क्या हैं? जनरली 3 की गुणक के रूप में होती हैं। इन्हें कुछ विशेष पूर्व लग्नों से सूचित किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेरा। टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12। टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12। फॉर एग्जाम्पल लें, 1 टेरामीटर में कितने मीटर होंगे? तो उसको हम कैसे किससे गुणा कर देंगे? 10 की घात 12 से। तो 1 टेरामीटर में कितने मीटर हो गए? 10 की घात 12 मीटर। ऐसे ही गीगा, ऐसे ही हो गया मेगा। मेगा में क्या हो गया? 10 की घात 6। तो 1 मेगा मीटर में कितने मीटर हो गए? तो 10 की घात 6 मीटर हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट हम एग्जांपल ले किलो की। किलो का मतलब 10 की घात 3।
10 की घात 3। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 की घात 3 यानी कि 1000 मीटर। ऐसे ही डेका, डेका का मतलब 10 की घात 1 यानी कि 10, यानी कि 1 डेका मीटर में कितने मीटर हो गए? 10 मीटर हो गए। ऐसे ही माइनस की घात वाले हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल डेसी की बात करें तो डेसी का मतलब है 10 की घात माइनस 1। फॉर एग्जांपल हम ले 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? तो 10 की घात माइनस 1 मीटर होगा। ऐसे ही सेंटी होता है, सेंटी का मतलब 10 की घात माइनस 2। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर। इससे उल्टा भी हम कह सकते हैं, इसका उल्टा संबंध भी हम बना सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो वो क्या आ जाएंगे? ये घात जो है वो प्लस में आ जाएगी, जो माइनस में थी वो प्लस में आ जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? वो होंगे 10 की घात प्लस का 2 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। ऐसे ही मिली 10 की घात माइनस 3। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 10 की घात माइनस 3 मीटर होंगे। ऐसे ही नैनो, नैनो का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 9। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर हो गए? 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब इससे उल्टा हम देखें तो एक एक मीटर में कितने नैनोमीटर हो गए? 10 की घात प्लस का 9 नैनोमीटर हो गए। ठीक है बच्चों। ऐसे ही पीको, पीको का मतलब 10 की घात माइनस 12, यानी कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 की घात माइनस 12 मीटर। यानी कि उल्टा अगर हम लें, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर हुए? तो 1 मीटर में 10 की घात प्लस का 12 पिकोमीटर होते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया? कुछ पूर्व लगन जो 10 की घातों में आपस में संबंधित थे। इसके बाद में हम जो मेन टॉपिक है हमारा मोल, तो मोल के बारे में बात करते हैं। मोल की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों निकालना है हमें उसको? तो कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो निश्चित अनुपात, जिसमें परमाणु और अणु निश्चित संख्या या अनुपात में भाग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एमीन की, तो एमीन अमोनिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया कैसे बनती है? अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से। अब कैसे बनती होगी ये अभिक्रिया ऐसे बनती है N2 प्लस 3H2, इससे हमें 2 अमोनिया गैस के मोल मिल रहे हैं। यानी कि एक नाइट्रोजन का अणु 3 हाइड्रोजन के अणुओं से अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण करता है। एक निश्चित संख्या में भाग ले रहे हैं अणु, जिसमें एक अणु नाइट्रोजन का है और 3 अणु हाइड्रोजन के हैं, और निश्चित संख्या में ही उत्पाद बन रहे हैं, यानी कि 2 अणु किसके बन रहे हैं? अमोनिया के। तो निश्चित संख्या है क्या, हम कैसे निकालेंगे इस संख्या को? तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हम मोल संकल्पना की सहायता लेते हैं। उससे ही हम क्या करते हैं? अणु और परमाणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मोल संकल्पना क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत वही संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अब हम ज्ञात कर रहे हैं, देख रहे हैं द्रव्यमान और कणों की संख्या में संबंध। द्रव्यमान और कण आपस में कैसे संबंधित होते हैं ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम आरबीआई में जाते हैं, हमें 1 लाख सिक्के चाहिए एक एक के, यानी कि 1 लाख रुपए हम उनको देंगे और 1 लाख सिक्के लेने हैं हमें। तो वो गिनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा 1 लाख सिक्कों को, तो कैसे देंगे हमें वो? तो आरबीआई क्या करती है कि एक सिक्का जो है वो सभी सिक्के 1 रुपए के समान होते हैं, यानी कि उनका आकार, उनका द्रव्यमान सब समान होते हैं। तो एक सिक्के का द्रव्यमान उनको पता है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे 1 लाख सिक्कों का द्रव्यमान जो है वो 1 लाख से गुणा कर देंगे इसको, उसका द्रव्यमान आ जाएगा, उससे जो 1 लाख सिक्के हैं उनका द्रव्यमान निकल जाएगा और वो हमें तोल कर दे देंगे। तो इसका मतलब अणु और परमाणु भी बहुत छोटे होते हैं, उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये संख्या बड़ी होने के कारण, सूक्ष्म कण होने के कारण, इनका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द्रव्यमान और संख्या के बीच में एक संबंध आता है, तो उससे हम क्या कर लेते हैं? इनके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यह संबंध मोल संकल्पना की सहायता से हमें मिल जाता है। अब मोल क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो मोल क्या होता है बच्चों? एसआई पद्धति में मोल को मोल संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने 7 मूल इकाइयों में देख लिया है ये। अब एक मोल की परिभाषा की अगर बात करें
तो एक मोल क्या होता है? एक मोल किसी पदार्थ में कणों की संख्या जो होती है, एक मोल में उतनी होती है जितनी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में। यानी कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के सही 0.012 किलोग्राम यानी कि 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। यानी कि ये संख्या फिक्स है, क्योंकि हमने अभी पहले देखा था परमाणु की जब बात कर रहे थे कि कार्बन के सभी परमाणु समान होते हैं, तो सभी का द्रव्यमान भी समान होता होगा। तो इसलिए एक मोल जो पदार्थ है उसका हम ये डेफिनेशन ले लिए हैं। इसमें हमने रेफरेंस क्या माना है? कार्बन को। कार्बन 12 को रेफरेंस मान लिया और उसके कंपैरिजन में हम और परमाणु के जो है द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। किसी अणु का है उसका भी द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हम आगे सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, सभी पदार्थों के लिए एक मोल में कणों की संख्या समान होगी, यानी कि उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सोने में, तो सोने में भी एक मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, चाहे वो कितना ही महंगा आता हो। लोहा चाहे कितना ही सस्ता आता हो, उसमें भी एक मोल में परमाणु की संख्या समान होगी, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्बन 12 है, उस परमाणु का द्रव्यमान हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला। तो कार्बन 12 के परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आया 1.992648 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। ये एक परमाणु का द्रव्यमान हमें मिल गया। अब हमें एक मोल की परिभाषा पता है कि भाई 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो है वो एक मोल होती है। इससे हमें परमाणु की संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। तो वो परमाणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं? कार्बन 12 के एक मोल का भार जो है वो 12 किलोग्राम हमने परिभाषा में ले लिया है, ठीक है। तो अतः एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या है वो कैसे निकाल लेंगे? हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि हमने 12 ग्राम भार लिया और एक परमाणु का भार हमें निकाल लिया, उसका हम उसमें भाग दे देंगे तो परमाणु की संख्या आ जाएगी कि 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं। तो कितना निकल के आया ये? 6.0221367 गुणा 10 की घात 23 परमाणु प्रति मोल। तो ये हमारे पास संख्या निकल के आ गई कि कार्बन 12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो ये संख्या आ गई हमारे पास, जिसको हम डायरेक्टली कह देते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु प्रति मोल। अब ये संख्या जो है ये फिक्स हो गई है, एक मोल में परमाणु अणुओं की संख्या जो है वो फिक्स हो गई है। और इस संख्या के बारे में सबसे पहले इटली के एक साइंटिस्ट थे एमिडो अवोगाद्रो, उन्होंने ये संकल्पना दी थी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों या परमाणुओं की संख्या जो है वो निश्चित होगी, फिक्स होगी। भले ही उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था, पर ये आइडिया दे दिया था उन्होंने। तो बाद में ये संख्या जब कैलकुलेट की गई तो उनके सम्मान में जो है हमने इस स्थिरांक का मान एक फिक्स रख दिया, इस स्थिरांक का नाम रख दिया अवोगाद्रो स्थिरांक, ठीक है। तो इस संख्या को क्या कह दिया? अवोगाद्रो स्थिरांक कह दिया, जिसका मान हमने कैलकुलेट कर लिया 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? Na से। तो Na बराबर क्या हो गया? Na बराबर अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान आ गया 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु प्रति मोल। ये Na का मान आ गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मोल, द्रव्यमान और क्रमांकों में संबंध। यानी कि मोल और द्रव्यमान आपस में अंतर संबंधित हो गए, जो हमने देख लिया है कार्बन 12 से, हमने इसकी मोल की परिभाषा से कैलकुलेट करके देख लिया है। अब एक मोल में मौलिक सत्ताएं कितनी हो गई? 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23 मौलिक सत्ताएं, यानी कि परमाणु, अणु या आयन, जो भी जिस भी रूप में वो पदार्थ है, ठीक है। इससे हम क्या कर लेंगे? इसका मोलर द्रव्यमान जो है वो निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान का मतलब किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। तो पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। यानी कि एक मोल में अणु परमाणु तो समान है, फिक्स है संख्या, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मौलिक सत्ताओं का द्रव्यमान जो है वो क्या कहलाएगा? उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी परमाणविक द्रव्यमान पैमाने की। तो परमाणविक द्रव्यमान निकालेंगे, उसके लिए हम क्या देखते हैं?
परमाणु द्रव्यमान के लिए हम देखते हैं किसी तत्व के एक परमाणु का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। आपेक्षिक का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले एक रेफरेंस फिक्स कर दिया कार्बन 12, तो हम उस कार्बन 12 के कंपैरिजन में देखेंगे कि उस कार्बन 12 के कंपैरिजन में उसके एक परमाणु का जो भार है उसका 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी कोई और पदार्थ है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, किसी तत्व के एक परमाणु का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि इसका एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, परमाणुक द्रव्यमान। तो परमाणुक द्रव्यमान इकाई, परमाणुक द्रव्यमान इकाई का मतलब क्या हो गया, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका एक एएमयू अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 12, क्योंकि हमने मोल की परिभाषा में कार्बन 12 का कितना लिया था, 12 ग्राम। ठीक है, तो उससे हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक एएमयू लाने के लिए। तो एक एएमयू बराबर क्या हो गया, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 12। ऐसे हम सभी परमाणु का निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सापेक्षिक परमाणु और अणु द्रव्यमान। सापेक्षिक परमाणु और अणु द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान ले लेंगे और उसमें भाग दे देंगे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग का। उससे हमें क्या नहीं मिल जाएगा, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम कार्बन 12 के रेफरेंस में बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु जो है वो 1.33 गुना ज्यादा भारी है, किससे, कार्बन से। तो इसको अगर हम बात करें, कार्बन का कितना था, 12 था, तो 12 से गुना करने पर ये संख्या आती है 16। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, तो ये ऐसे ही और भी अन्य पदार्थों या तत्वों का हम सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है वो निकाल सकते हैं, और जो निकाला गया है आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है वो इस सारणी में दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है 1। ऐसे ही कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। ऐसे ही फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32.1, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39.1, आयरन का 55.9। तो ये सापेक्ष हमने क्या ज्ञात कर लिया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इनको याद कैसे करना है हमें, जो हमारे काम के हैं मोस्टली हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हमारे काम के हैं, तो इनको याद करके रखना है। याद कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का याद कर लो, हाइड्रोजन का 1 होता है। बाकी क्या होता है कि इनके जो परमाणु क्रमांक है उनका लगभग डबल पाया जाता है। डबल कैसे, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका परमाणु की द्रव्यमान लगभग इससे डबल यानी कि 12 आता है। ऐसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 14, 7 का डबल। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 16। हमें सोडियम और क्लोरीन को स्पेशली याद रखना है। सोडियम का डबल से थोड़ा सा ज्यादा आता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 11 का डबल 22, लेकिन इसका कितना होता है, 23। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ रहा है, 17 का डबल तो 34, लेकिन इसका आ कितना आ रहा है, 35.5। तो हमें ये मैन जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, सापेक्ष अणु द्रव्यमान। जैसे हमने सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाला वैसे ही हम सापेक्ष अणु द्रव्यमान निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, जिसमें हम पहले परमाणु का औसत द्रव्यमान ले रहे थे वैसे अणु का औसत द्रव्यमान लेंगे और उसमें भाग दे देंगे कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 1/12वें हिस्से का। भाग देने के बाद हमें क्या आ जाएगा, सापेक्ष अणु द्रव्यमान। तो हम ऐसे सापेक्ष अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। परमाणु द्रव्यमान के जैसे ही हम क्या कर लेते हैं, अणु द्रव्यमान को निकाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उसका अणु सूत्र ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें H2O का सापेक्ष अणु द्रव्यमान निकालना है। तो H2O का सापेक्ष अणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, H2O में क्या है, दो परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो दो परमाणु तो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, प्लस एक परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान ले लेंगे, उसको गुणा कर देंगे 2 से,
और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान ले लेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो किसका अणु द्रव्यमान आ जाएगा? हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, तो 2 प्लस 16 बराबर कितना आ गया? 18। तो H2O का सापेक्ष अणु द्रव्यमान हमारे पास कितना आ गया? 18। ऐसे ही और भी जिन भी अणुओं का निकालना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणविक, आणविक और सूत्र द्रव्यमान। ये हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा के आधार पर हम परमाणु द्रव्यमानों का परिकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब जो भी हमने निकाला था उसके आगे उसकी यूनिट लगा देंगे बस, AMU जो आती है। जैसे ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16 AMU। ऐसे नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 AMU। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान से हम क्या निकाल सकते हैं? फिर अणु द्रव्यमान। अब अणु द्रव्यमान निकालना है, जैसे हमें अमोनिया का अणु द्रव्यमान निकालना है। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। NH3 में क्या है? एक तो नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 किसके परमाणु हैं? हाइड्रोजन के, यानी कि 1 गुणा नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिख देंगे हम, प्लस 3 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख देंगे। अब नाइट्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 14, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 प्लस 3 कितना आ गया? 17 AMU। तो हमें ये किसका द्रव्यमान निकल के आ गया? अमोनिया के अणु का द्रव्यमान निकल के आ गया। ऐसे ही हम और भी जिस भी अणु का निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसका अणु द्रव्यमान निकालना है। तो H2SO4 में क्या है? 2 तो हाइड्रोजन है, प्लस 1 क्या है? सल्फर है, प्लस 4 क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जोड़ देंगे, सल्फर का द्रव्यमान जोड़ देंगे और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जोड़ देंगे, उससे हमारे पास किसका द्रव्यमान आ जाएगा? H2SO4 के अणु का। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2 गुणा 1, यानी कि 2 परमाणु थे हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 2 गुणा 1, प्लस सल्फर का कितना है? सल्फर का हमारे पास है 32.1 इंटू 1, यानी कि एक ही परमाणु था, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 4 परमाणु है तो 4 से गुणा कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है? एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? 2 प्लस 32.1 प्लस 64। तो ये हमारे पास लगभग आता है कितना? 98.1 AMU। ठीक है, तो ऐसे हम H2SO4 के अणु का अणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें जो भी अणु दे उनका अणु द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।